हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 2 अर्थात मानक रूप द्वितीय के आंशिक अवकल समीकरण। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके पहले के यूनिट 1 और 2 के भी सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके पहले यानी इस वीडियो के ठीक पहले के वीडियो में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से पता करते हैं वो हमने देखा। साथ ही आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस अर्थात हलों का वर्गीकरण कि भाई कंप्लीट इंटीग्रल किसको बोलते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल क्या होता है, जनरल इंटीग्रल क्या होता है, ये सभी को बहुत अच्छे से समझाया गया। दोस्तों, अगर आपने वे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जरूर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 2 अर्थात मानक रूप द्वितीय के आंशिक अवकल समीकरण। दोस्तों, इस रूप के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के समीकरण आते हैं। एफ जेड पी क्यू बराबर 0 अर्थात फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि जेड नजर आएगा, पी नजर आएगा, क्यू नजर आएगा, एक्स और वाई नजर नहीं आएंगे। यानी कि मानक रूप द्वितीय के अंतर्गत किस प्रकार के समीकरण आते हैं जिनमें जेड हो, पी हो, क्यू हो। ठीक है, तो इस रूप के अवकल समीकरणों को हम लोग बोलते हैं मानक रूप द्वितीय अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से पता करते हैं तो ध्यान से देखिए। मान लो z इक्वल एफ ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है, एफ कैपिटल एक्स, ठीक है, एक परीक्षणात्मक हल है यानी टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जहां कैपिटल एक्स क्या है, एक्स प्लस ए वाई, जहां कैपिटल एक्स क्या है, एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, हमको यहाँ पी और क्यू की वैल्यू निकालनी। किस तरीके से निकाल रहे हैं ध्यान से देखो। पी मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, पी मतलब क्या होता है डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, तो भैया आप अपन यहाँ पे चेन रूल लगा लिए, तो चेन रूल लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे देखो स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स पर निर्भर है, तो इसलिए डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स को अपन लिख सकते हैं डेल्टा जेड बटे डेल्टा कैपिटल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, इस तरीके से अपन लिखे। भाई सीधी सी बात है, अपने को कहा जेड का कर रहे हैं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं जेड का। ये देखो जेड का आंशिक अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, परंतु ये एक्स तो इस कैपिटल एक्स पर निर्भर है ना सर, अपन ने वैसा माना है ना सर। तो इसलिए जेड का अगर आपको एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो कहां से होकर गुजरना पड़ेगा, एक्स से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स इंटू इंटू फिर डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स, इस तरीके से होगा। अब इसका मान कैसे निकालेंगे सर, तो भैया दोनों और आप स्मॉल एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, आंशिक अवकलन कर दो, तो क्या होगा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर हो जाएगा डेल्टा कैपिटल एक्स बटे डेल्टा स्मॉल एक्स, उधर एक्स का एक्स के सापेक्ष होगा तो 1 हो जाएगा। और चूंकि आप आंशिक अवकलन कर रहे हो एक्स के सापेक्ष, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट 0, तो 1 हो गया। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो सिर्फ बचेगा कौन, डेल्टा जेड बटे डेल्टा कैपिटल एक्स बचा है। दोस्तों, इसी डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स को हम डी जेड बटे डी एक्स लिखे हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखो हमने जेड को इकलौते कैपिटल एक्स का यहाँ पे फंक्शन माना है, यानी कि जब कोई वेरिएबल किसी इकलौते वेरिएबल के फंक्शन के रूप में व्यक्त किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उसका पार्श उस एक्स, जैसे यहाँ पे देखो ना जेड को कैपिटल एक्स के फंक्शन के रूप में व्यक्त किया गया है, सिर्फ कैपिटल एक्स अपने को दिखाई दे रहा है, इसलिए कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का पार्शियल डेरिवेटिव कहो, चाहे उसी को आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी कह सकते हो। जेड का कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यानी कि इसका साधारण अवकलज और इसका आंशिक अवकलज वही होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि जेड यहाँ पे किस रूप में व्यक्त किया गया है, केवल कैपिटल एक्स के फंक्शन के रूप में आपको व्यक्त होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब सुनिए, अब क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, तो क्यू कौन होता है, डेल्टा जेड बटे डेल्टा वाई, डेल्टा जेड बटे डेल्टा वाई होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, फिर से चेन रूल लगा रहे हैं। कैसे चेन रूल लगा रहे हैं, अब मेरे को जेड से कहां तक पहुंचना है, जेड से पहुंचना है मेरे को कहां तक, वाई तक, परंतु वाई तो कैपिटल एक्स का फंक्शन है ना, इसलिए आप यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, यानी डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स फिर डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो भैया दोनों ओर
स्मॉल y के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई हो जाएगा। वहां x का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि आप आंशिक अवकलन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को मानेंगे कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यहाँ y का y के सापेक्ष करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, परंतु a बचा रहेगा, तो इसलिए इसके स्थान पर a लिखे हैं, यानी कि a डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, और फिर से डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स को 1 डी जेड बटे डी एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेड यहाँ पर केवल इकलौते कैपिटल एक्स के फंक्शन के रूप में यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए माना गया है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। दोस्तों, अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो ध्यान से सुनिए। देखो, जब अपन जेड को अपन लिखते हैं एफ एक्स वाई, ठीक है, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जेड दो लोग का फंक्शन है, एक्स का भी वाई का भी। उस समय आप यहाँ पे इस तरीके से इसके डेरिवेटिव को लिखते हैं, ये ऐसा पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो दूसरा तो बचा हुआ है ना सर, y वही बचा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x बचा हुआ है, एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो दूसरे को कांस्टेंट माना जाता है। अब जब यहाँ पे इकलौता x है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव उसके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के बराबर होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब यहाँ दो चीजें हो गई, मतलब टुकड़े टुकड़े के रूप में डिफरेंशिएशन हो गए, जिसको अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल अब एक ही चीज है, तो उसी का अब एक ही चीज है तो फिर टुकड़े टुकड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव उसके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के बराबर होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अच्छा, अब हमको क्या करना है सर, पी और क्यू की वैल्यू आ गई। पी की वैल्यू कितनी है, डी जेड बटे डी एक्स, और क्यू की वैल्यू कितनी है, ए इंटू डी जेड बटे डी एक्स। तो आपको क्या करना है, दिए हुए अवकल समीकरण में पी के स्थान पर रख दो डी जेड बटे डी एक्स, और क्यू के स्थान पर रख दो ए डी जेड बटे डी एक्स। बस ये देखो रखा गया। देखो एफ जेड पी के स्थान पर डी जेड बटे डी एक्स, क्यू के स्थान पर ए डी जेड बटे डी एक्स और इज इक्वल टू 0। यानी हमारा वर्किंग रूल यहाँ पे यही है कि पहले दिए गए अवकल समीकरण को आप पहचान लो। यदि आपको दिखता है कि हाँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में है, मानक रूप द्वितीय का अवकल समीकरण है, तो आप तुरंत वहां पे p के स्थान पर डी जेड बटे डी एक्स और q के स्थान पर a इंटू डी जेड बटे डी एक्स रख दो, और रखने के बाद उसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेट कर लो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल है, कहीं कोई कठिनाई है ही नहीं। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहे हैं उनको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले पहला देखते हैं। दिया हुआ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है z इक्वल पी क्यू, यहाँ पे z दिख रहा है, p दिख रहा है, q दिख रहा है, अर्थात साफ साफ पता चल रहा है कि ये इस रूप का है, एफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 के रूप का है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे यह मानक रूप द्वितीय का है, अर्थात एफ पी क्यू जेड बराबर 0 के रूप का है। तो इसका सॉल्यूशन का नियम क्या है, साफ साफ पता चल रहा है। अभी अपन ने देखा है कि p के स्थान पर क्या रखना है, डी जेड बटे डी एक्स, और q के स्थान पर क्या रखना है, a इंटू डी जेड बटे डी एक्स। ये देखो p के स्थान पर डी जेड बटे डी एक्स यहाँ पे लिखा भी अपन ने, सब चीज लिख दिया गया है पहले से। p के स्थान पर डी जेड बटे डी एक्स और q के स्थान पर a इंटू डी जेड बटे डी एक्स रखे हैं, रख दिए। तो भैया ये इधर लिखा है, फिर डी जेड बटे डी एक्स डी एक्स वर्ग हो गया है। ठीक है, a को बटे में ले रहा है तो z बटे a हुआ, उसको इधर लिखे, और डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर को इधर लिखे हैं। दोनों पक्ष में वर्गमूल लिए हैं। ठीक है, तो वर्गमूल लेने से उधर का वर्ग हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, रूट जेड बटे रूट ए हो जाएगा। फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किए हैं, अर्थात जेड जेड वाले एक साइड, एक्स एक्स वाले एक साइड। ये बेचारा रूट है तो कांस्टेंट है, उसको कहीं भी रखो क्या फर्क पड़ता है। तो रूट जेड नीचे चले गया, डी एक्स ऊपर आ गया, तो डी जेड बटे रूट जेड बराबर 1/रूट डी एक्स। ठीक है, ओके। चलिए दोनों ओर समाकलन कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इधर समाकलन किए, इधर समाकलन किए, इधर का समाकलन हो जाएगा 2 रूट जेड, इधर 1/रूट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन कर रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स हो जाएगा। समाकलन करते हैं तो आप सभी को पता है कांस्टेंट लेते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 लिए, ये c1 हो गया। ठीक है, अब सुनिए, अब पूरे इक्वेशन को रूट ए से गुणा कर रहे हैं, क्यों, ताकि ये रूट ए कट जाए। तो यहाँ रूट ए से गुणा करोगे तो 2 रूट जेड पहले से है, रूट ए से गुणा करने पर 2 रूट जेड रूट ए हो जाएगा। यहाँ रूट ए से गुणा करोगे तो रूट ए कट जाएगा, यहाँ रूट ए से गुणा करोगे तो रूट ए आ जाएगा, c1 रूट ए हो गया। अगले लाइन में टू रूट जेड रूट ए है, तो 2 तो 2 है, रूट जेड रूट ए को रूट जेड ए लिख दिए, ये x अपनी जगह है, और c1 रूट ए जो कि पूरा कांस्टेंट है तो उसको एक नए कांस्टेंट b से रिप्लेस कर दिए ताकि सरल रूप में दिखे। ठीक है, तो c1 रूट ए को अपन b कह दिए, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए, तो 2 का वर्ग 4, इधर वर्ग किए तो रूट हट गया, तो 4z इज इक्वल टू x प्लस बी का होल स्क्वायर।
ये कैपिटल एक्स कौन था, शुरुआत में आप देख लो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। कैपिटल एक्स इक्वल कौन है, एक्स प्लस ए वाई। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुरुआत में अपन ने देखा था, ठीक है, ये माना है अपन ने, जब अपन शुरू में माने थे ना कि जेड इज इक्वल टू एफ एक्स एक परीक्षणात्मक हल है, तो वहीं पे कैपिटल एक्स कौन है ये बतला दिए थे अपन। तो कैपिटल एक्स कौन है, एक्स प्लस ए वाई है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको बाद में आपको रिप्लेस करना है, उसकी वैल्यू वापस इतनी रखनी है, ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल एक्स बराबर एक्स प्लस ए वाई अपने को वहां रखना है, ठीक है। और इस तरीके से जो आपको मिला है दोस्तों, यही अभिष्ट पूर्ण हल है, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसी को कंप्लीट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट इंटीग्रल अपने को प्राप्त हो गया। अब सिंगुलर सॉल्यूशन अर्थात सिंगुलर इंटीग्रल अर्थात विचित्र हल अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि विचित्र हल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है। देखो ये सभी के नियम कि भाई सिंगुलर सॉल्यूशन पता करने के लिए क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन पता करने के लिए क्या करते हैं, ये सारे नियम पिछले वीडियोस में, पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, बाकायदा क्वेश्चंस के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया हुआ, इसलिए आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, तो विचित्र हल ज्ञात करने का क्या नियम है, तो भैया जो हमारे पास विचित्र हल अर्थात सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन ज्ञात करने का क्या नियम है, जो आपको कंप्लीट इंटीग्रल मिला हुआ है उसको आप विथ रिस्पेक्ट टू ए और विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। तो समीकरण 2 को अपन ए और बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो ए के रिस्पेक्ट में जब आप उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, तो भैया ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियली डिफरेंशिएट, अर्थात ए को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, तो ए का ए के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 4z बेचारा जस का तस रहेगा, ठीक है। चलिए इधर इस तरफ अवकलन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, 2 सामने आएगा, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, और ब्रैकेट का फिर से होगा तो कितना होगा दोस्तों, तो x का 0 हो जाएगा क्योंकि आप a के सापेक्ष कर रहे हो, b का 0 हो जाएगा क्योंकि आप a के सापेक्ष कर रहे हो, और a y में a का a के सापेक्ष करेंगे तो a का 1 हो जाएगा, और y जस का तस लिखा है इसलिए बगल में आपको y दिख रहा है। तो ये अवकलन बहुत सरल है, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 2 क्यों सामने आया, क्योंकि भैया यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, चेन रूल लग रहा है कि पहले उसका एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है तो इतने स्क्वायर का 2 इतना होगा, फिर वो ब्रैकेट का फिर से होगा, तो ब्रैकेट का फिर से हुआ जिसमें इसका 0 हो गया, और ए वाई का कितना हुआ है, y हुआ है, क्योंकि ए का के सापेक्ष 1 हो गया है, ठीक है। चलिए अब इसका b के सापेक्ष करेंगे, तो b के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, तो इधर तो b है ही नहीं सर, तो पूरा का पूरा 0, क्योंकि आंशिक अवकलन कर रहे हैं, अर्थात b के अलावा जो कुछ दिखा सबको कांस्टेंट के रूप में मानना है, ठीक है। तो चलो 0 हो गया है ना भाई, और भैया इधर फिर वैसे हुआ 2 सामने और इतना हुआ, और फिर ब्रैकेट के अंदर तो फिर से करेंगे, तो इसका 0 और b का b के सापेक्ष करोगे तो 1 हो जाएगा, तो इतना दिखेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 दे दिया इसको, इक्वेशन 4 दे दिया इसको, समीकरण 3 और 4 से आप a और b को एलिमिनेट करेंगे, a और b को विलोपन कीजिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो 2 नीचे चले जाएगा तो 0/2 कितना हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, अर्थात आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस ए वाई प्लस बी बराबर 0 मिलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि x प्लस ए वाई प्लस बी और 2 तो नीचे चला गया, तो x प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 में आप x प्लस ए वाई प्लस बी बराबर 0 रख दो, तो ये पूरा 0, और 4 को नीचे पलटा देना, तो 0/4 यानी 0, यानी कुल मिला के आपको z बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। x प्लस ए वाई प्लस बी बराबर 0 यहाँ रख देना, ये पूरा 0 हो जाएगा, और 4z बराबर 0 मिलेगा, मतलब 4 को नीचे ला लो, 0/4 यानी 0, z बराबर 0। यही आपका अभिष्ट विचित्र समाकल है, अर्थात सिंगुलर इंटीग्रल है दोस्तों, ठीक है। अब जनरल इंटीग्रल किस तरह से पता करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो उसका नियम क्या है वो आप देखिएगा वीडियो से। चलो मैं नियम बता देता हूँ, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। देखो जनरल इंटीग्रल पता करने के लिए अर्थात जनरल सॉल्यूशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर b जो दिख रहा है आपको, आर्बिट्री कांस्टेंट जो आपको b दिख रहा है, उसको अपन a के आर्बिट्री फंक्शंस के रूप में लिखते हैं। जैसे अपन मान लिए कि b को अपन लिख दिए, चलो साई है, इस रूप में लिख दिए, ठीक है। साई क्या है, a का आर्बिट्री फंक्शन है, अब b को आप साई लिख देना, ठीक है। साई लिखने के पश्चात जो आपको मिलेगा, ठीक है, उसको आप a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, ठीक है। a के रिस्पेक्ट में क्या करना, पार्शियली डिफरेंशिएट करना, फिर आप उन दोनों इक्वेशंस की मदद से, उन दोनों मतलब कौन, एक तो वो जिसको आप
जब ये तो यही जब आप बी की जगह में साई ए रख दोगे तो किस रूप में आ जाएंगे, 4z a इक्वल एक्स प्लस ए वाई प्लस साई ए का वर्ग, ठीक है। तो ये इक्वेशन, और इसको जब आप ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके दूसरा इक्वेशन लाओगे वो इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों की मदद से आप ए को एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए को एलिमिनेट करने पर जो प्राप्त होगा वही आपका जनरल इंटीग्रल होगा, अर्थात व्यापक समाकल होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखा आपने, पूर्ण समाकल, विचित्र समाकल और व्यापक समाकल इस तरह से पता किया जाता है। बाकी दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत सरल है। कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सरल है। क्योंकि एक फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ये प्रोसीजर का जो इसका वर्किंग रूल है उसका रिवाइज करवा देता हूँ। ये तो बहुत सरल है, आप समझ गए होंगे। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के अंतर्गत हमारे पास कौन से या किस प्रकार के समीकरण आते हैं, एफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, अर्थात ऐसे समीकरण जिसमें जेड दिखे, पी दिखे, क्यू दिखे, एक्स वाई न दिखे, ठीक है। तो इस रूप के अवकल समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रूप के अवकल समीकरण को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के समीकरण बोलते हैं। z इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका एक परीक्षणात्मक हल लेते हैं जहां x क्या है, x प्लस ए वाई, ठीक है। t कौन होता है, डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स, इस तरीके से निकालिए तो डी जेड बटे डी एक्स है। q कौन होता है, डेल्टा जेड बटे डेल्टा वाई, सॉल्व किए तो a डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स आया a डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स आया, जिसको अपन डेल्टा जेड बटे डेल्टा एक्स को क्या लिखे, डी जेड बटे डी एक्स लिखे। तो q इक्वल कितना हो गया, q इक्वल a इंटू डी जेड बटे डी एक्स। अब आपको क्या करना है, दिए हुए अवकल समीकरण में p के स्थान पर रखना है डी जेड बटे डी एक्स और q के स्थान पर रखना है a इंटू डी जेड बटे डी एक्स, और बस रख दो। और आप देख पा रहे हैं कि उसके बाद कितने आसानी से वो सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बाकी क्वेश्चंस आप बना करके देखिएगा, ये तो वैसे भी होमवर्क है ही, इसके अलावा और बना करके देखिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म 3, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमको क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 के इक्वेशंस को अपन देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ बिल्कुल आप शेयर करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कॉन्टेक्ट करके जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।